Hello, good morning students. Today we are discussing about the class 9 chapter number 11 work, energy and power. Okay, this is a physics topic. Okay, so in this chapter we will study about the work, energy and power. Okay, and the following topics are we cover in this chapter like work, and energy and types of energy like mechanical energy, electrical energy, but mainly we study in mechanical energy and types of mechanical energy like kinetic energy and potential energy. Okay, and conservation of the energy, power. Okay, commercial unit of the power. So all these topics we cover in this chapter. So firstly we will start this chapter from the work. Okay, so firstly question will come, what is the work? In our day to day life, the word work means any kind of mental and physical activity. For example, we say that we are doing work while reading a book, walking a level road with a box on our head, pushing a wall, etc. But in scientific term, no work is done in these cases. In physical, yeah, in physics, work is done if a force applied on a body displays the body in its own direction. In other words, the condition which must be satisfied the work done are a force must act on the body, and the second the body must be displaced from one position to another position. That means देखो जो फिजिक्स में हम देखो हम फिजिक्स में उसी को वर्क मानते हैं जो कि फिजिकल वर्क हुआ, मतलब हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया हो और उसी डायरेक्शन में उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। लेट अस कंसीडर ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, यदि इस पे मैंने क्या किया, एफ फोर्स अप्लाई किया और इस डायरेक्शन में इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप जानते ही हो, मानो कि एस डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो दैट मीन्स यदि किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाई किया किसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वर्क। बट देखो हम डेली डेली लाइफ में हम बहुत सारे वर्क करते हैं लाइक रीडिंग, जैसे हम खाना खाते हैं, फूड, और वॉचिंग टीवी। ओके, और वो रीडिंग न्यूज़पेपर। तो ऐसे बहुत सारे वर्क हम करते हैं, मतलब स्टडी करते हैं। तो ये सब फिजिक्स, ये सब हम हमारे डेली लाइफ में तो क्या मानते हैं, वर्क। बट ये फिजिक्स में वर्क में नहीं आता है। फिजिक्स में वही वर्क होता है जिसमें हमने कोई फोर्स अप्लाई किया हो किसी ऑब्जेक्ट पर और उसी डायरेक्शन में उसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्क। मतलब फिजिक्स में हम ये जो मेंटली वर्क करते हैं, जैसे कि रीडिंग, हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम टीवी या मूवी वगैरह देखते हैं, ये सब वर्क की कैटेगरी में नहीं आता। फिजिक्स में वही वर्क होता है, हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया हो और उस ऑब्जेक्ट का उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, तो वो फिजिक्स में वर्क की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अब देखो फिजिक्स में एक्चुअली में वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इफ फोर्स अप्लाइड causes a displacement in the body, जैसे कि ये अभी हमने ये किया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन when a body on an object and the object is displaced in the direction of force। अभी मैंने वही बताया था आपको, ये हमने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया, इस पर मैंने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया। तो दैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारा फोर्स हो गया। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ, और the work done on an object is the product of the force applied and the displacement। तो वर्क क्या होता है,
वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारा वर्क का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसकी यदि मैं यूनिट की बात करूँ, यूनिट क्या होती है जिसमें हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो वर्क को हम किस में मेजर करते हैं, जूल में। तो देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर। तो इसी को कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है, जूल। इसी को क्या बोला जाता है, जूल। तो देट मीन्स वर्क की यूनिट क्या हुई, जूल। ठीक है, अब देखो यदि मेरे को अब जूल, देखो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क का फॉर्मूला हो गया W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एस। एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। एफ क्या है, फोर्स। ठीक है, तो यदि मेरे को ये भाई यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी रखूँ, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी रखूँ, 1 मीटर। ठीक है, तो मेरे पास जो वर्क की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 जूल। क्या आएगी, 1 जूल। और जी को, जूल को जे से डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल होता है जे। ठीक है, तो यदि मैं 1 जूल की डेफिनेशन बोलूँ, तो 1 जूल क्या होगा, इफ़ 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट देन द डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, देन द वैल्यू ऑफ द वर्क इज 1 जूल। ओके, तो इस तरीके से हमारे हमें क्या मिल जाएगी, 1 जूल की डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये तो कौन सी यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट। अब यदि मैं इसकी सीजीएस यूनिट, मतलब सेंटिक, सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने बहुत बार पहले भी बताया था पहले वाले लेक्चर में। सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंटीग्रेड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेंटीमीटर, सॉरी सेकंड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो सीजीएस में इसकी क्या इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, अर्ग, EERG। क्या हो जाएगी इसकी, ERG, अर्ग। अब देखो 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10⁻7 अर्ग। ये ध्यान रखना, ये आता है कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाता है, 10⁻7 अर्ग। अब वापस आते हैं तो इफ़ F is 1 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, देन द वर्क डन इज 1 न्यूटन मीटर। और ये किसके इक्वल होता है, 1 जूल। तो अभी मैंने बताया थी 1 जूल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। अब देखो, सो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर। ठीक है, ये वही चीज़ है जो अभी मैंने बताया आपको। अब जैसे मान लो न्यूमेरिकल आता है, इफ़ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, इट डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 4, देन द वर्क। देखो एक ऑब्जेक्ट को हमने, एक ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट पे मैंने, एक ऑब्जेक्ट पे मैंने, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें मैंने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, 5 न्यूटन का, और ये डिस्प्लेस हो गया कितना, कितना डिस्प्लेस हुआ, 2 मीटर। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितना है 5 और डिस्प्लेसमेंट की 2, तो कितना आ जाएगा 10 जूल। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलेंगे अपन, जूल। ये तो क्या हुआ, नॉर्मल डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, अब देखो अब यदि फोर्स, लेट अस कंसीडर एक ब्लॉक है मेरे पास, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये एक ब्लॉक है मेरे पास, ये, अब इसको मैंने क्या किया, एक थ्रेड से बांधा, ये थ्रेड से बांधा, और मैं इसको लेता, मैं इसको खींच रहा हूँ एक एंगल पे, मैं इसको खींच रहा हूँ कहाँ से, सरफेस से। ठीक है, और इस, ये क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यदि मैं इसके कंपोनेंट निकालूंगा, इस फोर्स की, मैं फोर्स ही अप्लाई कर रहा हूँ इस पर, तो इस फोर्स के कंपोनेंट, तो जिधर ये माना कि थीटा एंगल पे, तो इधर क्या आ जाएगा, एफ कोस थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, एफ साइन थीटा। अब देखो, अब जिस डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट मिला उसी डायरेक्शन का कंपोनेंट हम लेते हैं, तो साइन थीटा तो क्या हो जाएगा इसमें,
हम इसको यूज में नहीं लेंगे, ये तो जीरो हो जाएगा। हम किसको लेंगे, क्योंकि हमें वर्क कौन से फोर्स के थ्रू मिला, एफ कोस थीटा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी एंगल पे पुल या पुश, मतलब किसी एंगल पे हम उस पर फोर्स अप्लाई किए, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ, मतलब फोर्स एस कोस थीटा, एफ डॉट एस कोस थीटा। अब देखो ये कहाँ से आया है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये हमने क्या यूज किया, डॉट प्रोडक्ट। ये देखो आपके इतना इसमें डिटेल में नहीं है, ये सब 11th की चीज़ है। बस आप इतना ध्यान रखो कि जब किसी एंगल पे हम फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस कोस थीटा, ठीक है। ओके, तो ये एक फॉर्मूला होता है जब किसी एंगल पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अब देखो इसमें भी देखना, अब इसमें भी देखना, यदि इसमें भी क्या देखोगे अब आप, यदि मेरी बात सुनो, यदि इसमें थीटा की वैल्यू, मतलब एंगल क्या होगा, यदि 90 डिग्री से कम होगा तो जो वर्क की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। और 90 से ज़्यादा एंगल होगा, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 से ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, वर्क क्या आएगा, नेगेटिव। और एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब ये देखो, तो वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कैसे होगा, देखो यदि एफ और डी, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल हो, 90 डिग्री से कम, तो दैट मीन्स वर्क की वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव। और यदि एग्जैक्ट 90, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री, तो वर्क देखो, तो देखो इसकी वर्क की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। और क्या हो, यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो, थीटा की वैल्यू कितना है, 90 से ग्रेटर देन 90, तो क्या होगा, वहाँ पे वर्क क्या आएगा, नेगेटिव। अब इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखो कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब जीरो होगा। देखो अब चलो यहीं पे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। लेट अस कंसीडर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैंने ये किसी सरफेस पर रखा है, मैंने इस पर थ्रेड बांधा और इसको इस पर एफ फोर्स अप्लाई किया। क्या किया, मैंने एफ फोर्स अप्लाई किया इस पे, एफ फोर्स, ठीक है। ये किसी न किसी एंगल पे बांधा। अब देखो ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डॉट, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, लेट अस कंसीडर थीटा। तो वर्क का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस कोस थीटा, ये फॉर्मूला आ गया। ओके, अब कब अब देखो वर्क कब जीरो होगा, कब पॉजिटिव होगा, तो ये चीज़ हमें पता लग गया। अब देखो अब हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करते हैं, ठीक है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट हुआ ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेटेस्ट कंसीडर मैंने 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और 1 मीटर इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखो इसके फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा बराबर जीरो। तो अब मैं फोर्स की मैं वैल्यू रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस कोस थीटा। कोस जीरो की वैल्यू होती है भाई, तो एफ की वैल्यू कितनी, 2, और एस की डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1। अब कोस एंगल कितना है दोनों के बीच में, कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। क्या होती है, देखो कोस जीरो, अब मैं बता देता हूँ, कोस जीरो की वैल्यू होती है 1 और
90 की वैल्यू होती है 0 और कोस 180 की वैल्यू होती है -1। ये चीज़ें ध्यान, ये 3 चीज़ें ध्यान रखना। तो मेरे पास देखो, जब 0 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो क्या आया, वर्क कितना आया, पॉजिटिव आया। ठीक है। अब यदि दोनों के बीच में लेट अस कंसिडर एक कूली है, एक कूली है। ठीक है। अब ये कूली, अब इसने क्या कर रहा है, कुछ वेट अपने सर पर रखकर ये इसको चल रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब देखो ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब मैं पूछूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में कितना वर्क हुआ, कितना वर्क किया इस कूली ने, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस कोस थीटा। तो कोस 90 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 0। तो देखो एफ डॉट एस कोस 90। अब देखो कोस 90 0, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो देट मीन्स वर्क कितना हुआ, 0। तो जब यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 0। ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है। अब यदि एक और इसका यदि मैं एग्जांपल बताऊं आपको, ठीक है, यदि मैं इसका एक और एग्जांपल बताऊं, तो देखो हम किसी जो स्टोन को क्या करते हैं, यदि मैं स्टोन को कोई पर्सन थ्रेड से बांध कर और घुमाता है, ठीक है, घुमाता है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, मानो यहाँ ये डिस्प्ले ये घुमा रहा है, ये थ्रेड बांध के, ठीक है, ये इस तरीके से ये कोई पर्सन है, इसको स्टोन को बांध के घुमा रहा है। अब मैं पूछूं कि इसमें इसमें कितना वर्क हो रहा है, तो देखो, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है। तो वही कोस 90 बराबर क्या हो जाएगा, देखो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, और मोशन किस 90 डिग्री पे हो रहा है, मोशन किस 90 डिग्री पे हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, या मोशन, या फिर हम ये बोलें कि डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हो रहा है, 0। ठीक है। क्योंकि यदि हम इस पोजीशन से घूम के वापस यहीं आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही हो, तो वो भी क्या हो गया, 0। और या फिर हम एंगल की बात करें तो दोनों के बीच में एंगल देखो, मोशन इस डायरेक्शन में, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किधर लगता है, अंदर की तरफ। तो क्या हो गया, क्या होगा, 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब अब देखो, अब फोर्स की वैल्यू, या सॉरी वर्क की वैल्यू माइनस में कैसे होगी, यदि लेट अस कंसीडर में ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस पे मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, और लेट अस कंसीडर इसमें क्या, मान लो वही 5 न्यूटन का फोर्स और 2 मीटर इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब मैं पूछूं कि, अब देखो फ्रिक्शन फोर्स के रिस्पेक्ट में इस फ्रिक्शन फोर्स ने इस पर कितना वर्क किया, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किधर अपोज करता है मोशन का। तो यदि एक्सटर्नल फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ ना, देखो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो कोस 180 की डिग्री क्या होती है, कोस 180 की वैल्यू, कोस कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, ये मैं नॉर्मली, ये आपका इतना नहीं है, बस मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ। ठीक है। कोस 180 की वैल्यू होती है भाई, कोस 180 की वैल्यू होती है -1। तो देखो एफ डॉट एस कोस 180, हम फ्रिक्शन फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या निकाल रहे हैं, वर्क। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में वर्क आ जाएगा। आई डू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव वर्क किस तरह आता है, वो इस तरीके से आता है। ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। द वर्क डन बाय अ फोर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। फोर्स के द्वारा पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क, द वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव, द फोर्स इज डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। यदि सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0।
और वैल्यू क्या आ जाएगी। और मेरी बात सुना, जो वर्क होता है ना वह स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मतलब स्केलर क्वांटिटी आप जानते हो कि जिसमें ना तो इसमें ओनली क्या होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। द वर्क डन बाय फोर्स इफ नेगेटिव इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन पॉजिटिव, मतलब वह जो मैंने बताया था, यदि देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो दोनों के बीच में 180 डिग्री हो जाएगा, तो दैट मीन्स क्या आ जाएगी माइनस में वैल्यू, अभी जो हमने किया था, ठीक है। द वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो इफ द नो डिस्प्लेसमेंट, ये देखो अब एक चीज़ कंडीशन आती है कि देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो वर्क कब जीरो हो सकता है, जब यदि कोस वाला फॉर्मूला लग गया तो 90 डिग्री। अब इस उस कोस को भूल जाओ, कोस थीटा को भूल जाओ, अब हम नॉर्मली देखो या तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी जीरो, तब वर्क जीरो होगा, या क्या होगा, या मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट कितना हो जीरो, तो भी वर्क क्या होगा जीरो। तो देखो एक ब्लॉक है उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का, बट इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो दैट मीन्स वर्क क्या हुआ जीरो, ठीक है। या फिर एक सर्कुलर, देखो एक ऑब्जेक्ट पे ये ए पॉइंट, अब देखो इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया और ये वापस घूम के यहीं आ गया, तो मैं बोलूँ इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जीरो, तो भी वर्क क्या हो गया जीरो, तो मतलब इस पर कितना वर्क हुआ जीरो इस फोर्स के थ्रू। तो इस कंडीशन में भी क्या हो गया वर्क, तो दोनों में से यदि एक भी, यदि फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में एक भी कोई जीरो हुआ तो दैट मीन्स वर्क क्या हो जाएगा जीरो, ओके। तो वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये अभी मैंने समझा दिया आपको, यदि डिस्प्लेसमेंट न होगा तो नहीं होगा तब भी क्या होगा वर्क जीरो। द वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, यदि cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब भी क्या होगा वर्क जीरो। व्हेन we lift an object, the object move upward in the direction of force, here the work done is positive but there is the force of gravity, वही चीज़ है, ठीक है। वरना एक ऑब्जेक्ट को यदि हम देखो वही जो मैंने अभी कूली वाला एग्जांपल दिया था वही चीज़ है, बट देर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, देखो वही चीज़ है। व्हेन आई लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रखा है, देखो ये ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रखा है, तो देखो मैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होगा, अब डायरेक्शन किस तरह होगी इस साइड, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो वर्क क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। द बट देर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउन ऑन द वर्क डन बाय इज नेगेटिव, ठीक है। हाँ अब ये एक वो पूछ रहा है कि देखो यहाँ पे देखना, ये चीज़ समझना, ये ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रखा है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रखा है लिफ्ट, ये देखो 2 मिनट, ये ऑब्जेक्ट है इसको क्या कर रखा है लिफ्ट कर रखा है ऊपर। अब ये किसके रिस्पेक्ट में वर्क पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया 180, मतलब 90 से अबो, तो दैट मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में, ये बोलना चाह रहा है ओके। और ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन, फोर्स भी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन, दैट मीन्स जीरो हो जाएगा दोनों के बीच में एंगल, और वैल्यू क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ओके। अ पोर्टर लिफ्ट लगेज ऑफ वाइट न्यूमेरिकल दे रखा है, ठीक है, 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तो देखो ए पोर्टर लिफ्ट लगेज, एक पोर्टर है जो लिफ्ट मतलब लगेज को लिफ्ट कर रहा है कितना 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड, कहाँ से ग्राउंड। अब देखो ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबो, कितना डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है 1.5 मीटर, तो देखो मास ऑफ लगेज कितना आ जाएगा 15 kg, ये देखो, और डिस्प्लेसमेंट 1.5। अब ग्रेविटी देखो 9.8 होती है बट इसने कितना ले रखा है 10, ठीक है। बोल तो यदि दे रखा हो तो 10 ले लेते हैं, बट होती कितनी 9.8 मीटर, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फोर्स क्या हो जाएगा m इंटू जी और डिस्प्लेसमेंट s, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो हमारे पास
वर्क की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो एनर्जी होती क्या है, एनर्जी होती क्या है, द कैपेसिटी टू डू द वर्क, जो वर्क करने की जो कैपेबिलिटी होती है ना, वही एनर्जी होती है। तो जिस पर्सन में जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है, देखो दो पर्सन है हमारे पास, एक तो बिल्कुल क्या, एक तो बिल्कुल फिट फिट फिट, और एक होता, एक मतलब जिस एनर्जी भरपूर है, मतलब एनर्जी कंप्लीट है, एनर्जी से कंप्लीट है, और एक बिल्कुल वीक पर्सन। अब मैं पूछूं, ठीक है, कि कौन ज़्यादा वर्क करेगा, ऑफ कोर्स ये जो एनर्जी से कंप्लीट है। ठीक है, वीक पर्सन, क्योंकि वीक पर्सन में तो एनर्जी पे है ही नहीं, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, तो दैट मीन्स क्या, हम मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी किसी भी पर्सन में, वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम एक और चीज़ की स्टडी करेंगे, पावर की। अब देखो एनर्जी और पावर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखो एनर्जी तो क्या होती है, कैपेसिटी टू डू द वर्क, वही क्या होती है एनर्जी, मतलब कार्य करने की या वर्क करने की जो कैपेबिलिटी होती है, वही क्या होती है, एनर्जी। बट यदि पावर, पावर की मैं बात करूं, देखो पावर होता क्या है, देखो मैंने दो पर्सन से बोला कि ये चार चार फोर फोर बॉक्स है, ठीक है, फोर बॉक्स है, और ये फोर बॉक्स है, मतलब ठीक है, दोनों मतलब सीक्वेंस में रखे, एक के ऊपर एक। ठीक है, ये ठीक है, अब मैंने इनसे बोला, दो पर्सन है मेरे पास, ये दो पर्सन, मैंने ये बोला कि इन चारों बॉक्सों को, दोनों चार चार बॉक्स दोनों उठा के लाओ। ठीक है, डिस्टेंस सब कुछ सेम है। अब ये चारों उठा के ले, मतलब चारों बॉक्स दोनों कैंडिडेट उठा के ले, अब इन्होंने मेरे से पूछा कि सर किसने अच्छा वर्क किया। तो अब जो रेटिंग जो डिसाइड होती है ना, वो किससे डिसाइड होती है, पावर से। अब देखो, तो देखो जिसने जितने कम टाइम में वर्क किया होगा, देखो वर्क सभी ने सेम किया है, बट किसने एफिशिएंट वर्क किया है, मतलब किसकी पावर अच्छी, मतलब किसने अच्छा वर्क किया, तो हम किसके थ्रू देते हैं रेटिंग, पावर के थ्रू। तो जिसने जितने कम टाइम में वर्क किया होगा, लेट अस कंसिडर इसने 5 मिनट में और इसने कितने 4 मिनट में कर दिया, तो दैट मीन्स इसकी पावर ज़्यादा। ठीक है, तो पावर क्या दिखा है, मतलब पावर को हम क्या लिख सकते हैं, तो रेट ऑफ, मतलब वर्क या वर्क पर यूनिट टाइम, इसी को क्या बोलेंगे हम, पावर, मतलब कितने कम टाइम में कोई भी पर्सन वर्क कर रहा है। तो जो रेटिंग हम देते हैं वही क्या होती है, पावर। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, इसी को क्या मतलब, वर्क अपॉन डब्ल्यू अपॉन टाइम, यही क्या होता है, पावर। अब देखो एनर्जी, कैपेसिटी टू डू द वर्क, ये क्या होती है, एनर्जी। अब देखो वर्क और एनर्जी एक ही होती है, वर्क को भी हम किससे डिनोट करते हैं, मतलब वर्क की यूनिट भी क्या होती है, जूल, और एनर्जी की भी क्या होगी, जूल। ये ध्यान रखना, वर्क और एनर्जी एक ही होती है। ठीक है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज its capacity of doing work, the unit of energy is same as that of work, that is joule। तो इसकी भी एनर्जी की भी यूनिट क्या होगी, जूल। तो 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। तो देखो 1000 जूल इक्वल टू क्या होगा, 1 किलो जूल, जिसे हम बोलते हैं ना 1 kg, तो मतलब उसमें क्या हो जाता है, 1000 ग्राम होता है। तो इसी तरीके से क्या, 1000 जूल मतलब 1 किलो जूल। ठीक है, अब देखो एनर्जी मेनली बहुत टाइप्स की, बहुत तरह की होती है, बहुत टाइप्स की होती है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी। बट हम इसमें कौन सी एनर्जी पढ़ेंगे, ओनली मैकेनिकल एनर्जी। अब जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, वो दो तरह की होती है, टू टाइप्स की। एक तो काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है, ठीक है, उसकी वजह से। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसकी, मतलब इस पोजिशन की वजह से।
ठीक है। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक चीज़ क्लियर, ठीक है। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होगा, दैट मीन्स वो मोशन किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में, मतलब मोशन कर रहा है, तो दैट मीन्स या मूव हो रहा है, तो दैट मीन्स उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेज हुई वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेजेस काइनेटिक एनर्जी। जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो कौन सी एनर्जी पोजेज करते हैं, रखते हैं, या काइनेटिक एनर्जी। अ फॉलिंग कोकोनट, स्पीडिंग कार, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, रनिंग एथलीट एक्सेट्रा पोजेस काइनेटिक। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, मूवी तो रनिंग ही कर रहे हैं, मतलब मोशन ही तो कर रहे हैं, तो दैट इसमें कौन सी एनर्जी होगी, इसमें होगी आपकी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। ओके। ऑल ये द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स स्पीड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर हैज मोर। तो देखो, जो ऑब्जेक्ट जितना फास्ट मूव करेगा दैट मीन्स उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही इंक्रीज होगी, या उतनी ही मोर एनर्जी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और जो जितना स्लो होगा दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम, लेस होगी। द काइनेटिक एनर्जी पोजेज बाय एन ऑब्जेक्ट मास m एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। क्या हो जाता है, अभी m बराबर क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v बराबर क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो, अब यदि मैं इसके डेरिवेशन की बात करूं तो वो अभी अपन करेंगे। ये मतलब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट, अब देखो ये न्यूमेरिकल दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। तो मास दे रखा है, व्हाट इज द काइनेटिक, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ, क्या होता है, क्या होता है भाई, हाफ mv²। तो मास कितना, मास कितना दे रखा है, 15 kg, और वेलोसिटी दे रखी है 4। तो 4 का स्क्वायर 16, और 15 और 1/2 तो 8। तो 8 15 जा कितना हो जाएगा, 120। अरे 120 होगा, क्या होगा, 120 होगा, ठीक है। ठीक है। तो 120 जूल, एनर्जी को हम कहीं किस में मेजर करते हैं, जूल में। और 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10⁻7 अर्थ। अब देखो, द एनर्जी पोजेड बाय अ बॉडी वर्चुअल ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब जो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब देखो ये फॉर्मूला ये कहाँ से आया, ठीक है। लेटेस्ट कंसीडर, देखो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो रेस्ट कंडीशन में, क्या है, रेस्ट कंडीशन में। अब उस पर एक फोर्स अप्लाई किया, अब ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और वो रेस्ट कंडीशन में, उसको फोर्स अप्लाई किया, क्या वो मोशन में आया, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, s, 8 डिस्प्लेसमेंट करके, ठीक है। मास क्या हो गया मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, 0, मतलब ये आपने पढ़ा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में होता है तो दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो देखो वी नो दैट वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यही होगा भाई, ठीक है। अब देखो फोर्स, अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो इसने जो मोशन किया, जब हमने इसकी स्पीड मतलब इंक्रीज करी 0 से, तो इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें, और वो डिस्प्लेसमेंट कितने एक्सेलरेशन से हुआ, ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का मास क्या है m, और एक्सेलरेशन क्या है a, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ,
एस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर देखो, तो एस की वैल्यू हम किससे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास मोशन इक्वेशन अप्लाई होगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मोशन थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो u बराबर तो क्या है 0, तो वी स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2as। तो हमें s की तो वैल्यू निकालनी है, तो s इक्वल टू क्या हो जाए, s इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a। तो s की वैल्यू हम उसमें रख देंगे, इसमें वर्क वाले फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये देखो वर्क का फॉर्मूला क्या है, m इंटू ए इंटू एस। अब एस की जगह क्या रख दूंगा मैं, वी स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। तो ये m इंटू ए जैसा का जैसा आ जाएगा, तो ये ए से ए कट हो जाएगा। अब वर्क बराबर कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। तो कितना आया है देखो ये यहाँ पे, तो वर्क डन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी, और वी बराबर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें, तो देखो अब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास के, ठीक है। और किसके प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी की। वेलोसिटी बढ़ेगी तब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और मास बढ़ेगा तब भी। तो जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी दैट मीन्स उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये पोजीशन की वजह से, जैसे पोजीशन चेंज होती है तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एनर्जी पोजेड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप, ठीक है। पोजीशन और शेप की वजह से जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, इफ ए रबर बैंड इज स्ट्रेच, मान लो कोई रबर को हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम वर्क ही तो कर रहे हैं, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, और देखो मान लो ये रबर है, लेट अस कंसीडर, देखो ये रबड़ है, ठीक है। ये अब इसको मैंने क्या किया, इस तरफ पुल किया, ठीक है। तो इसकी पोजीशन चेंज हुई, ये क्या हुआ, इस तरीके से हुआ, इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट लेट अस कंसीडर, मान लो h या s, ठीक है। और इसका मास क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा m, ठीक है। अब तो देखो ग्रेविटी मान लो एसिलेशन टू एसिलेशन ड्यू टू, चलो ये तो वर्क डन होगा, और एस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो देट मीन्स ये भी क्या होगा, आपको और अच्छी तरीके से समझाता हूँ, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो लेट अस कंसीडर, तो मैंने बता दिया भाई वर्क होगा उसमें, तो वर्क क्या हो जाएगा, एम जी होगा, या तो मास, ये देख ग्रेविटी की अब की फॉर्म में कर रहे होंगे, और नॉर्मल एसिलेशन की करनी तो ए हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। बट अब मैं नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, लेट अस कंसीडर कोई ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, बॉल, ये बॉल है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से उठाया और कहाँ पे रख दिया, यहाँ पर। अब देखो इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक एच हाइट तक लाया मैं, और इस एच हाइट, ठीक है। अब इसका क्या है, मास क्या है, एम, ठीक है। अब तो देखो इसका अब किसके मतलब अपोजिट वर्क करके लाया मैं, ग्रेविटेशन। तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी देखो फोर्स, पोटेंशियल मतलब एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, एम जी, और एस बराबर क्या हो जाएगा, एच। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिल गया, एम जी एच। वहाँ पे क्या था, तो ये एक तरह से डेरिवेशन हो गया, ठीक है भाई। एच मैंने एक ऑब्जेक्ट को क्या रखा,
कि मतलब किसी पर्टिकुलर हाइट पे रखा, तो इसमें मैंने वर्क डन किया, ठीक है। तो इसमें ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हुआ, मतलब मैंने ग्रेविटी के अपोजिट वर्क किया, ठीक है। तो दैट मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेस, फोर्स क्या हो गया एम जी, वेट के बराबर ही तो फोर्स होगा, और हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो गया ये, क्या मिल जाएगा मेरे को, वर्क, और वर्क की क्या होती है एनर्जी, ठीक है। इफ अ रबर बैंड, तो वो रबर बैंड वाला भी इसी तरह, व्हेन द रबर बैंड इज स्ट्रेच एनर्जी इज ट्रांसफर टू इट्स स्टोर एज अ पोटेंशियल, तो किसमें स्टोर हो जाएगी, जो मैंने एनर्जी क्या की वेस्ट करी किसमें, उसको खींचने में, स्ट्रेच करने में, तो एनर्जी किस में स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। इफ वी वाइंड द की ऑफ अ टॉय कार एंड प्लेस इट ऑन द ग्राउंड, इट मूव, व्हेन वी वाइंड द की ऑफ द कार एनर्जी इट ट्रांसफर टू द स्प्रिंग इनसाइड एंड स्टोर अ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, आपने वो जो बचपन में वो देखी होगी ना, खिलौने वाली कार, उसमें क्या करते हैं हम, वो उसकी की को कर वो मूव कराते हैं, और क्या होता है उससे, वो क्या होती है, मूव करती है, तो उस वो कैसे मूव करती है, उससे क्या होता है, वह स्प्रिंग से क्या हो जाता है, उससे जब की को हम मूव करा वो रोटेट कराते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब उसको छोड़ते हैं तो क्या हो जाती है, वो आगे की तरफ मूव करती है, और वो स्प्रिंग की वजह से होता है, ठीक है। और यदि हम स्प्रिंग को भी मतलब कंप्रेस और क्या करेंगे, टेंसाइल करेंगे, तो उसमें भी कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये इफ वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट टू हाइट एंड रिलीज इट फॉल डाउन, वही चीज, ठीक है। ऑब्जेक्ट इट लिफ्ट एन एनर्जी ट्रांसफर इट टू द स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, तो ये किस, तो जब वो नीचे गिरेगी तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी उसमें, तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक चीज क्लियर, ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर हुई। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है एम जी एच, ये, ठीक है। When an object rise to a height, the energy increase because of work is done on against gravity. The energy present such an object is called gravitational force. तो हमें क्या मिल जाएगा, एम जी एच यहाँ से, और जी की वैल्यू हमने ग्रेविटी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है प्रीवियस चैप्टर में, कितनी होती है जी की वैल्यू 9.8, ठीक है। तो ये वो चीज़ें, तो चलो, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम राइज टू अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू राइज द ऑब्जेक्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो भी हम अपन ने मैंने जो डेरिवेशन करके बताया था वो यही था, ठीक है, वो यही बता रहा था मैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। अब देखो वर्क पावर, ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे, ये वर्क एनर्जी थ्योरम को हम प्रूव करते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, मतलब क्या, जो हम वर्क मान लो किसी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कराने के लिए जो वर्क किया, वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब इसको देखो, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस पर फोर्स अप्लाई किया या हमने एसलेटर दबाया, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज यू से कितनी होगी, वी होगी, ये यू वेलोसिटी है अभी, और जब हम इस पर फोर्स अप्लाई किया या एसलेटर दबाया, लेटेस्ट कंसिडर कार वगैरह जो भी है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी होगी। अब इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एस, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। तो अब देखो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये देखो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, और वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स, अब यहाँ वैल्यू रख दी मैंने, तो F बराबर तो क्या रख दूंगा, m इंटू ए। अब मेरे को निकालना क्या है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वही मोशन इक्वेशन, तो कौन सी मोशन इक्वेशन लगेगी, वही थर्ड। तो ये देखो यहाँ पे लगा रखी, देखो, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस टू एस, ठीक है। अब वी स्क्वायर, अब यू स्क्वायर क्या है यहाँ पे, कुछ ना कुछ है, लेट अस कंसीडर यहाँ पे क्या मान रखा है, वी वन, ठीक है।
तो वी टू मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, यू से जो वी हुई, तो वी बराबर क्या है, वी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वन स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एस। तो v1 को मैं इधर ले लूँगा, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपन क्या आ जाएगा, 2 है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, s की वैल्यू, ठीक है, निकालनी क्या है हमें, s की वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब मैं एक्सेलरेशन की टर्म्स में निकालूंगा, तो क्या आ जाएगी, देखो ये, देखो हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, w इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो दोबारा w इक्वल टू हमारे पास क्या है, w इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, m इंटू ए, ये तो क्या है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट s। अब इसी की वैल्यू निकालनी, तो मेरे पास क्या आएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, क्या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये भी चलेगा, अपॉन 2 है, ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ रख दूँ m इंटू ए, अब s की जगह क्या लिख दूँगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ना, ठीक है, अपॉन 2 है, तो ए से कट जाएगा, तो क्या आ गया वैल्यू, क्या वैल्यू क्या आएगी, m 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u क्या है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/2 m v फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। तो ये देखो, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा क्या डिनोट कर रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये किसके इक्वल है, वर्क डन के। तो जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यही क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी को क्या बोलते हैं, वर्क, मतलब जो हमने वर्क किया वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, ये देखो ये जो यहाँ से आया, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, अब देखो, तो यहाँ पे देखो एनर्जी को हम यहाँ पे कौन सा लॉ लगता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो जो यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी वो क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। और देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो इसको मतलब एनर्जी को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, ओनली क्या कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज कर सकते हैं। देखो इसको हम एक डेरिवेशन के थ्रू क्या करेंगे, प्रूफ, वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे, तो इसके बाद हम सेकंड पार्ट में स्टडी करेंगे। ओके, यहाँ तक आई थिंक आपके सब चीज़ें क्लियर हुई होगी। फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, आई विल क्लियर योर डाउट। ओके।